हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं भारतीय कला संस्कृति के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं भारतीय सांस्कृतिक संगठन। यानी कि कला संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास के लिए भारतीय सरकार ने भारत में अनेक कला संस्कृति के केंद्र विकसित किए हुए हैं, जिनका उद्देश्य है कि वह न केवल भारत में विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उन कलाओं का संरक्षण करें, उनका विकास करें, बल्कि लोगों तक उसको पहुंचाने में अपनी भूमिका भी निभाएं। क्योंकि अगर कोई प्रशासनिक या शासनिक व्यवस्था किसी भी सांस्कृतिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए नहीं होती है तो ये डेफिनेट मान के चलिए कि फिर उसका जो पारंपरिक रूप है या उसका जो मूल स्वरूप है उसका संरक्षित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समाज बहुत तेजी से बदलता है और बदलने के साथ में अगर उसके कुछ दिया नियम कानून नहीं होते तो चीजें बिगड़ते हुए समय नहीं लेती हैं। तो इसी दृष्टिकोण से ही सांस्कृतिक संगठन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से सांस्कृतिक संगठन हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। ओके, तो चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपना पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के बैठ जाइए और हो सके तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान ने भारत सरकार को भारतीय संस्कृति के संरक्षण, उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं जो भारत की लंबी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने में विशेषज्ञ हैं और ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये काम तो है ही है, तो एक तरफ हम बात करेंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। उसी दृष्टिकोण से मैं आपको कुछ चीजें चर्चा करने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, उतना ही जरूरत है। देखिए, ये संगठन जो है, इन संगठन का जो काम है वो है आपके कला एवं संस्कृति, इसका संरक्षण करना, इनका प्रचार प्रसार करना, इसका विकास करना और इसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना। लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना, यह तो हर संगठन का मूल काम है ही। बात यह आती है कि आखिर इसमें से हमें क्या पढ़ना चाहिए और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं दो तीन चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूं कि आपको क्या करना है। तो देखिए, पहली चीज तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इसका वर्ष पता हो कि इसका गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है ना। दूसरा, इसका अगर कोई हेड ऑफिस है, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, ये कहां पर है, तो वो हमको पता होना चाहिए अगर किसी का कहीं पर है। तीसरा, हमको पता होना चाहिए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य या इसके कार्य क्या हैं, खास कार्य क्या है, वो पता होना चाहिए। और चौथा पॉइंट, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है और वो काम है कि अगर इसके संदर्भ में कोई विशेष बात है तो वो पता जरूर होनी चाहिए, कोई विशेष बात। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चार चीजें विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि इसमें आपको कहीं कोई संगठन को मंत्रालय, किस मंत्रालय के अधीन आता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक एक्स्ट्रा मुद्दा हो सकता है। अदरवाइज मुख्यतः ये चार चीजें हैं। जैसे अब आप देख लीजिए, आपके सामने मैं आपको बताता हूं, इसको आप देखेंगे। ये रहा आपका पहला टॉपिक है जिसको हम देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसमें पढ़ेंगे क्या, नोट क्या करेंगे। अगर आपको अपना नोट्स बनाना है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लिखिए और पहला
काम जो है ये किस मंत्रालय के अधीन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जाए तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन में है और ये पूरे भारत में किए गए पुरातात्विक अनुसंधानों के लिए अग्रणी संस्था है। ये इसका मुख्य कार्य है। क्या करता है? भारत में जितने भी पुरातात्विक अनुसंधान होते हैं उनकी सबसे बड़ी संस्था है। यानी कि इसके अन्य कार्य क्या हैं? यह राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण का काम करता है, प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों के संचित भौतिक और मूर्त विरासतों का संरक्षण करता है। ठीक है ना? स्थल और उनके अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के तहत यह कार्य करता है। प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम इस कानून के तहत इन सारी चीजों को लागू करता है। तो कितनी चीज हो गई? पहला संस्कृति मंत्रालय, दूसरा पुरातात्विक अनुसंधानों का शीर्ष केंद्र है, भारत में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। वो सांस्कृतिक विरासत चाहे प्राचीन स्मारक हो, चाहे पुरातात्विक स्थल हो, चाहे भौतिक हो और चाहे मूर्त हो, कोई भी हो। ठीक है ना? एक अन्य कानून जो एएसआई के कानून काज को निर्देशित करता है वो प्रावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 है। तो कहने का मतलब है कि यह दो कानून आपको जरूर पता हो, यह विशेष बात है। किन कानूनों के अधीन रहकर के यह काम करता है? तो ये रहे आपके प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और दूसरा है आपका प्रावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972। ये दो कानून आपको याद होने चाहिए। हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि ये कानून कब बनाया गया और ये कानून कब बनाया गया। एएसआई के पास नई दिल्ली में पुरातत्व संस्थान से पुरातत्व अध्ययन करने के लिए कई डिप्लोमा डिग्री भी सुरक्षित है। तो इसका हेड ऑफिस कहां हो गया? दिल्ली में। यह है आपका मुख्यालय। यह डिग्री कोर्स भी कराता है, डिप्लोमा कोर्स भी कराता है। ये दो कानून हैं, ये उसके कार्य हैं, कार्य एवं उद्देश्य हैं। कार्य एवं उद्देश्य, इतना आप लोगों को पढ़ना है बस। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला है भारतीय शिल्प परिषद। भारतीय शिल्प परिषद यह जो है आपकी गैर लाभकारी संगठन है, सरकारी विभाग के अधीन नहीं आती। क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में हस्तशिल्प उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देती है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1976 में इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय चेन्नई में है, लेकिन उसके 10 से अधिक राज्य परिषद हैं जो मूल संगठन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना? विश्व शिल्प परिषद से संबद्ध होने के बाद इस परिषद ने एक वैश्विक मंच हासिल किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिल्प कर्मियों जो शिल्प का काम करते हैं उनके हितों की रक्षा करना और शिल्प परंपराओं को संरक्षित करना। ये रहा। तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1976 में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। कहां पर? चेन्नई में। 10 कार्यालय हैं। यह विश्व शिल्प परिषद से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको विश्व मान्यता भी मिल गई है। यह क्या काम करती है? उसमें शिल्प परिषद में शिल्प के तौर पर काम करने वाले जो कर्मी होते हैं उनके हितों की रक्षा करना और शिल्प परंपराओं का संरक्षण करना, ये इसका काम है। तो बात समझ में आ गई? तो कितनी चीजें हैं और जितना मैंने कहा है कि इतना जरूर याद रख लीजिएगा। ये रहा आपका, यह गैर लाभकारी संगठन है, सरकारी विभाग नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से आप पढ़ते जाइए, इनके नोट्स बना लीजिए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 से 6 चीजें, 4 से 5 चीजें मुश्किल से, जिसको आपको नोट बनाना है। और अपने हाथ से जब नोट्स बना लेंगे तो बेटा कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर आप रियली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करके एक जिम्मेदारी पोस्ट लेकर के अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, तो डेफिनेट इस तरीके को आप जरूर अपना लीजिए। ठीक है ना? और आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप में से जो भी छात्र इतिहास वैकल्पिक विषय को चयन करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप जीएस का पोर्शन पूरा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न वर्ल्ड, जो जीएस में 4 पोर्शन पूछे जाते हैं, उनको आसान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छी रैंक मिले,
तो उसके लिए आपको 300 से ज़्यादा अंक चाहिए, और इतिहास आपको 300 से ज़्यादा अंक मेरे साथ आराम से दिलवा सकता है। बहुत एक इसका सेट फॉर्मूला है, सेट चीज़ें हैं, सेट सिलेबस है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि इसका सिलेबस जीएस के सिलेबस से कम पड़ जाता है, लगभग 1/3 से ज़्यादा छोटा हो जाता है। जीएस का सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, ऑप्शनल का सिलेबस कम हो जाता है। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, लिमिटेड हैं, मतलब आराम से चयन होता है, ऑप्शन होता है कि हम 8 में से कोई 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें आराम से 300 अंक ला करके अपनी सफलता ही नहीं बल्कि अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हो। ये मैं आपको एश्योर करता हूं, इतने नंबर आपको मिल जाएंगे, डेफिनेट मिलेंगे, सिलेक्शन भी होगा आप लोगों का, ठीक है। और इसकी जो क्लास है और टेस्ट सीरीज आपकी 6 मई से आपकी स्टार्ट हो रही है दोपहर में 1 बजे, और इसके लिए जो फीस है वो 20,499 रुपए है। और अगर मेरा कोड मेरे साथ ही आप लगाते हैं, मेरा कोड मेरे साथ ही लगाते हैं, तो डेफिनेट आपको 16,000 रुपए में, 15,999 रुपए में यह बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आराम से 5 से 6 महीने में इसको कवर कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी कहते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है, बेटा जब इसको पढ़ने बैठते हैं तो सिलेबस बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पोर्शन हमको नहीं करने, बहुत सारे पोर्शन हमको करने ही नहीं है। सिलेबस देखने में बड़ा है लेकिन एक्चुअल करने में कम से कम 1/3 कम है सिलेबस इसका, तो इसको आप कर सकते हैं आराम से। और इसमें जब मैं खुद नंबर ला सकता हूं, सोचिए आज तक के हिंदी माध्यम के जितने भी टॉपर बने हैं, पिछला इतिहास उठा करके देखिएगा, 3rd रैंक से लेकर के 5th रैंक से लेकर के 37 रैंक से लेकर के सबका एक वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है। अब तक का इतिहास उठा लीजिए यूपीएससी का, हिंदी मीडियम के टॉपर्स का, अगर 3rd रैंक किरण कौशल की आई है तो इतिहास, 5th रैंक अजय कुमार की आई तो इतिहास, बात समझना, 37th रैंक दयानिधान पांडे की आई तो इतिहास, आलोक पांडे की 56 रैंक आई, इतिहास। सोचिए सबका वैकल्पिक विषय यही रहा, क्योंकि यह आपको नंबर दिलवा सकता है, बस आपको पढ़ने का तरीका किताबी ज्ञान से हट करके अपनाना है, ठीक है ना। और आप में से एक गुड न्यूज ये है कि 7 मई से जीएस का आपका 7th बैच हिंदी का लॉन्च हो रहा है। 7 मई से शाम को 6 बजे जिन लोगों ने इवनिंग बैच ज्वाइन करना है वो अभी आप इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 27,999 रुपए में एम के लाइव कोड इस्तेमाल करने के बाद, जिसमें आपको 18 किताबों का सेट भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ मेरी गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करें और 4 स्टेज में प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करें, 2025 और 2026 का सिलेक्शन देखना चाहते हैं अपना, तो इस बैच को ज्वाइन करके एक प्रॉपर रणनीति पर आगे बढ़िए। आधे अधूरे तरीके से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट उससे नहीं आते, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और ऐसे दोस्त यारों के कहने सुनने पर मत जाइए जो आपको इस तरीके से बरगलाते हैं, कैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यूट्यूब से फलाने से ढिमके से ये सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं, कोई भी चीज हो, चाहे यूट्यूब हो चाहे पेड बैच हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ में आपका एक कोच, एक मेंटर होना चाहिए जो समय समय पर आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सके, आपको सही दिशा दिखा सके, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको सुधार करके आपका इंप्रूवमेंट करा सके। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपका कोच बनूं, तो आप एम के लाइव कोड इस्तेमाल करके मेरे भरोसे पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 27,999 रुपए में। और इसमें आपको 18 किताबों का सेट भी मिल जाएगा जिसकी मार्केट कॉस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा है। और बात किताबों की नहीं है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि ये 18 किताबें ना बेटा, बाकी अन्य किसी किताब से, किसी भी कंटेंट से, किसी भी मटेरियल से 19 नहीं है बल्कि 21 ही बैठेंगे कंटेंट के मामले में। बेहतर किताबें हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको शायद ही कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत पड़े। बस केवल आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर, वो भी इसमें हम अलग से कराते हैं। डेली करंट अफेयर क्लास चलती है, सीसेट की क्लास चलती है, निबंध की क्लास चलती है जिसके अलग से कोई चार्ज नहीं होता, प्री और मेंस की अलग से सेपरेट क्लास होती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, टेस्ट सीरीज प्री की मेंस की अलग से दी जाती है आपको, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें हमको 3 से 4 महीने हम अपने दिल्ली में रखेंगे मेंस के ड्यूरेशन में,
आपको ऑफलाइन क्लास करवाएंगे, जब आप मेंस देने जाएंगे उस समय में सोचिए उसका भी कोई खर्चा नहीं होगा, वो भी संस्थान उठाएगा। उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन। उस समय हम चाहते हैं कि मेंस के टाइम पीरियड में आपको हम अपने पास बुला लें और अपने अंडर में रह करके आपको तैयारी करवाएं। तो इससे बेहतर तरीका आप लोगों के लिए नहीं हो सकता, तो इसको जरूर करिए। ओके, ध्यान रखना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मनोज कुमार 2.0 या @मनोज कुमार 222203 इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम है, मेल आईडी है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज है तो पूछ लीजिएगा। लेकिन कोई भी बुक, कोई भी कोर्स परचेज करते समय, टेस्ट सीरीज परचेज करते समय, कोई किताब परचेज करते समय या कोई भी स्टेट पीसीएस आईएएस का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरा गाइडेंस भी आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। चलिए अगला हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी, ये दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसको शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी की स्मृति में कब किया गया था? 1985 में नई दिल्ली में कला केंद्र। ठीक है ना? ये एक स्वायत्त संस्थान है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। ये स्वायत्त संस्थान है, यानी जो कला के अनुसंधान का काम करता है, संरक्षण का, प्रदर्शन का और उसके प्रसार का पर ध्यान केंद्रित करता है। कला के, और कला के कोई भी रूप हो, चाहे दृश्य कला हो चाहे प्रदर्शन कला। और कला के कितने रूप होते हैं मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग क्लास में। परफॉर्मेंस एंड विजिबल आर्ट कोई भी हो सकती है, सभी प्रकार के। साथ ही के साथ रचनात्मक साहित्य को भी बढ़ावा देते हैं। इसका उद्देश्य भारत में मौखिक और दृश्य कला के रूपों के लिए प्रमुख संसाधन केंद्र बनना है। तो यह इसके लिए बनाया गया था। तो नई दिल्ली 1985 स्वायत्त संस्थान, कला का अनुसंधान करना, संरक्षण करना, प्रदर्शन करना और उनका प्रसार करना। ठीक है ना? ये इसके मुख्य कार्य हैं, इतना आपको याद रखना है। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, अब नेचुरल सी बात है कि ये म्यूजियम भी है और आपका क्या है, लाइब्रेरी भी है। ठीक है ना? लाइब्रेरी और आपका म्यूजियम दोनों है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दक्षिण में ऐतिहासिक 3 मूर्ति परिसर में स्थित है। 3 मूर्ति परिसर 14 नवंबर 1964 को जवाहरलाल नेहरू की 75वीं जयंती पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने औपचारिक रूप से 3 मूर्ति भवन को राष्ट्र को समर्पित किया और उसको संग्रहालय के रूप में उद्घाटित कर दिया। तो 3 मूर्ति जो भवन है उसी को मेमोरियल बना दिया गया। ठीक है ना? यह भी एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय आधुनिक और समकालीन भारत पर उन्नत शोध को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह उद्देश्य है इसका, उन्नत शोध को बढ़ावा देना, शोध का इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना? और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी की सामान्य परिषद और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इसका जो भी अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, वो क्या होगा, सरकार के द्वारा नामित किया जाता है, जो भी बनेगा। ठीक, अगला टॉपिक है ऑल इंडिया रेडियो। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है? ऑल इंडिया रेडियो भारत के प्रमुख सार्वजनिक सेवा रेडियो प्रसारक है। भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। इंपॉर्टेंट है। इनका आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये इसका आदर्श वाक्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी का हित करना और सभी को सुखी बनाना। यानी कि उद्देश्य है दर्शकों की सेवा करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। ये 23 भाषाओं में कार्यक्रम का निर्माण करते हैं और 146 बोलियों को कवर करते हैं। ठीक है? जिससे 1990 में संशोधित किया गया। एआर की सामग्री, लक्ष्य और उद्देश्य प्रसार भारतीय अधिनियम के द्वारा शासित होते हैं, जिसे 1990 में शोषित किया गया था। ठीक है? इतनी चीजें यहां ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र एक ये रहा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने के लिए, ये इसका उद्देश्य हो गया, इसकी स्थापना की थी। कब हुई थी? 1979 में डॉक्टर कपला वात्स्यायन और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय के आदेश पर की गई थी। हालांकि यह एक स्वायत्त निकाय है। सीसीआरटी को
सरकार द्वारा शिक्षा संस्कृति आधारित और सार्थक बनाकर राष्ट्र की नींव को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। स्वायत्त है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने इसको जोड़ने की कोशिश की। यह क्या करता है? भारतीय कला संस्कृति के व्यापक प्रसार की सुविधा के लिए सीसीआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में और 3 क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में बनाए गए। ये 3 कार्य केंद्र हैं और ये ध्यान रखिएगा साथ के साथ में, और 1 मुख्य केंद्र है, 1 हेड ऑफिस और 3 रीजनल ऑफिस है। ये रहे हैदराबाद, उदयपुर और गुवाहाटी। 1979 कमला देवी चट्टोपाध्याय और कपिला बात्स्यायन ने इसकी स्थापना की। उद्देश्य क्या है? सरकार द्वारा शिक्षा संस्कृति आधारित और सार्थक बनाकर राष्ट्र की नींव को मजबूत करना, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, यह इसका काम है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, यह भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय राज्य से संबंधित प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया था। यानी कि अभिलेखागार क्या होता है? जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट, सारी चीजों को रखते हैं, उसको कहते हैं। ओके, किया गया। इसकी स्थापना का विचार ब्रिटिश सिविल ऑडिटर सैंडमैन को दिया जाता है, जिन्होंने 1860 में सभी मूल्यवान अभिलेखों की सुरक्षा के लिए ग्रेट सेंट्रल आर्काइव यानी विशाल केंद्रीय अभिलेखागार चाहते थे। उन्होंने इसकी की। बाद में यह इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट पहली बार के रूप में 1891 में प्रोफेसर GW फॉरेस्ट के तत्वाधान में पुरानी ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता में स्थापित किया गया। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, उन्होंने ये कहा था कि हमें इसकी आवश्यकता है जिसमें हम रिकॉर्ड रख सकें। बाद में ये डिपार्टमेंट बनाया गया 1891 में, और 1911 में फिर इसको नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि कलकत्ता की राजधानी को हटा करके नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए यह भी यहीं पर बदल दिया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद IRD का नाम बदल करके राष्ट्रीय अभिलेखागार यह बना दिया गया, नेशनल अकाउंट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, बना दिया गया। और धीरे धीरे पुस्तकालय में जोड़े गए सार्वजनिक रिकॉर्ड और निजी कागजात संग्रह के अधिग्रहण को शामिल करके अभिलेखागार को जिम्मेदारी का दायरा बढ़ा दिया गया कि भाई जहां म्यूजियम में या कहीं पर भी कोई भी चीज रखी हुई है एक्स्ट्रा, उसको यहां रख लीजिए। जयपुर, भुवनेश्वर, पौंडीचेरी में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जयपुर, भुवनेश्वर और पौंडीचेरी में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बाकी दिल्ली में तो है ही है। तो क्लियर हो गया। हेड ऑफिस दिल्ली और 3 क्षेत्रीय कार्यालय, ये रहे। इस तरीके से आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुश्किल से 5 से 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। अगला टॉपिक है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में है और इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए की गई है। यह इसका उद्देश्य है। ये रहा उद्देश्य। यह किसने बनाया? इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो अन्य देशों और संस्कृतियों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के दृढ़ विश्वास रखते थे, ने 1950 में इसकी स्थापना की थी, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। यह इतना ही है काम, ध्यान रखना। ICCR उन कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है जो भारत और अन्य देशों के बीच बाहरी सांस्कृतिक संबंधों को गहराई से समझता है और उनको जोड़ने की कोशिश करता है। ये रहे। तो 3 पॉइंट हैं। उद्देश्य, किस मंत्रालय के अधीन है, कब गठन किया गया था और किसने गठन किया था, और इसका मुख्य कार्य क्या है? सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य और कार्य है इसका, ठीक है ना। फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म समारोह निदेशालय भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के समारोहों के आयोजन के लिए 1973 में भारत सरकार द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना की गई। यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों के आयोजन के लिए इसका गठन किया गया। यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय फिल्मों को वैश्विक मंचों पर पहचान मिले और कई शानदार विदेशी फिल्में भारतीय दर्शकों को दिखाई जाएं। यानी विदेशी फिल्में यहां दिखाई जाए और यहां की फिल्में के लिए विदेशी मंच भी हमको मिले, ठीक है ना।
यही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को आयोजित करने का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यही क्या करता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन भी करता है। यही जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं वो इसी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यही उसका समारोह का आयोजन करता है। क्लियर। अगला है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ये क्या है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1972 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की घोषणा के तहत की गई थी, यानी कि एक सोसाइटी के तौर पर इसको रजिस्टर्ड किया गया। यह भी एक स्वायत्त संगठन है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धन प्राप्त करता है, यानी कि यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तौर पर इसको भी पैसा मिलता है। यह क्या काम करता है? भारत के इतिहास को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के स्पष्ट उद्देश्य से बनाया गया है। इतिहास को बढ़ावा देने के लिए ये रहा भारतीय ऐतिहासिक, इतिहास में रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए इसका मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है। पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन। पांडुलिपि जानते हैं? प्राचीन जो लिखित हमको साक्ष्य मिलते थे, पांडुलिपि स्क्रिप्ट्स, उनके लिए उनका एक राष्ट्रीय मिशन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को बड़ी संख्या में पांडुलिपियां मिली, यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसको बहुत सारी पांडुलिपियां मिली जो प्राचीन और मध्ययुगीन विरासत का भंडार है। उनकी अनुशंसा पर ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना का आदेश दिया। उन्हीं के आदेश पर इसको किया गया है, ठीक है ना। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बनाना, यानी कि पांडुलिपियों का पूरा एक डाटाबेस तैयार करना। इस डाटाबेस में 10 लाख से अधिक पांडुलिपियां हैं, जो दुनिया में भारतीय पांडुलिपियों का सबसे बड़ा डाटाबेस है। 10 लाख पांडुलिपियां हैं जिन पर बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऋषि मुनियों की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। इसका एक अन्य प्रमुख कार्य है स्वदेशी और आधुनिक तरीकों का उपयोग करके पांडुलिपियों को संरक्षित करना, ताकि अपनी प्राचीन विरासत को बरकरार रखते हुए दस्तावेजों को संरक्षित किया जा सके, इन डॉक्यूमेंट्स को संरक्षित किया जा सके। यह भी इसका कंसेप्ट है। ओके, चलिए एक टॉपिक देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, इंटेक कहते हैं इसको, इंटेक यानी कि इंटैच। ये रहा एक गैर लाभकारी, गैर सरकारी संगठन है, ना तो ये सरकारी है ना उसको कोई लाभ कमाना है। इसकी स्थापना 1984 में नई दिल्ली में की गई थी। प्राथमिक उद्देश्य हमारी विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसे संरक्षित करना। विरासत संगठन की विभिन्न शाखाएं, जिन्हें चैप्टर कहा जाता है कि इसका कौन कौन सा चैप्टर है, बहुत सारी शाखाएं हैं और लगभग 170 भारतीय शहरों और अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी इसके चैप्टर हैं, इनकी शाखाएं हैं। ओके, क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी, इसका तो नाम बहुत सुना होगा। भारत सरकार ने 1954 में भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी फॉर लेटर्स या साहित्य अकादमी की स्थापना की थी। अब साहित्य अकादमी है तो साहित्य को संरक्षित करेगी। कब की गई थी? 1954 में। 24 से अधिक भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को चलाता है। यह भी एक स्वायत्त संगठन है। भारत के संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी 2 और भाषाओं को मान्यता देती है, अंग्रेजी और राजस्थानी। इसमें भी राजस्थानी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य को यह संरक्षित करती है। यह कई पुरस्कार और फेलोशिप भी देती है जो लेखकों द्वारा भाषाई विकास में किए जाते हैं। कहते हैं ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, किस भाषा में कितने कलाकारों को दिया गया, तो हर भाषा के एक एक साहित्यकार को दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो यही देती है वो, ठीक। अगला है संगीत नाटक अकादमी, यानी कि नाटक और संगीत को संरक्षित करने वाली, उसका विकास करने वाली, उसको प्रचार प्रसार करने वाली। संगीत नाटक अकादमी 1952 में भारत सरकार द्वारा कला के लिए स्थापित की गई पहली राष्ट्रीय अकादमी है, कला के दृष्टिकोण से। अकादमी का मुख्य फोकस है संगीत, नाटक और नृत्य के लिए एक ढांचे का निर्माण करना, यह उसका उद्देश्य है। इसे देश में प्रदर्शन कलाओं के प्रदर्शन के लिए प्राथमिक निकाय माना जाता है। परफॉर्मेंस आर्ट संगीत, नाटक, नृत्य जिसे परफॉर्म करना पड़ता है उसे कहते हैं।
ठीक है ना। और इसके माध्यम से प्रदर्शित भारत की विशाल अमूर्त विरासत को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य इसी का है। अमूर्त विरासत, जो मैंने पिछली क्लास में आपको एक लेक्चर दिया था, अमूर्त जो भारतीय परंपराएं हैं जिनको यूनेस्को ने संरक्षित किया है, उसको ये बढ़ावा देती है। इसके अलावा साहित्य अकादमी कई संस्थानों की देखभाल भी करती है जो मुख्य रूप से नृत्य या संगीत से संबंधित होते हैं या नाटक से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इसका प्रबंधन भी करती है, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी सहयोग करती है। तभी तो यूनेस्को ने हमारी सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करने का काम किया है। उनके साथ जो कॉपरेट करने की जो कोशिश करती है वो यही है। इतना ही आपको याद रखना है। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं है। एक है आपका ललित कला अकादमी, ललित कला, ठीक है। राष्ट्रीय कला अकादमी या ललित कला अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1954 में की गई थी और यह क्या करती है, ललित कला को बढ़ावा देती है। एकमात्र उद्देश्य इसका यही है। यह भी एक स्वायत्त निकाय है और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। यह ललित कलाओं को प्रोत्साहन और समझ पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, शिमला, शिलोंग और भुवनेश्वर है। ये रहे, क्लियर है। तो हेड ऑफिस दिल्ली और 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है ललित कला अकादमी के, ठीक है ना। तो ये है आपका टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी के सभी। इससे बाहर बहुत ही रेयर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो आपके अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जाएगा। इतना याद कर लीजिए, लगभग 15 के आसपास है। 15 के नोट्स बना लीजिए, पॉइंट बना लीजिए और जो पॉइंट मैंने कहे उतना ही आप ध्यान रखिएगा। डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर यहां से आए तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इनके अलावा बहुत ही रेयर ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बचा होगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी आप स्टडी आईक्यू से हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और 6 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। आपका 7 मई से आप लोगों का जीएस का इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप लोग MK लाइव कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी आप लोगों को साथ के साथ मिलेगी। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर मेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है, इससे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।